हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, देखा जा रहा है कि सभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार दरोगा, SSC GD MTS, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम ये साप्ताहिक लाए हैं जो 9 मई से 16 मई 2024 का ये करंट अफेयर्स है। और आगे की करंट अफेयर्स आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राष्ट्रीय से अपने नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। किसके अनुसार जलवायु वित्त में समन और अनुकूलन दोनों शामिल है? तो ये सुमन बेरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम के तहत बिना विशेष अदालत के संज्ञान के आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय ED के अधिकार को सीमित कर दिया है? तो ये किए हैं धन शोधन निवारण अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कितनी दवाओं की कीमतों में कटौती की है? तो ये की है 41। इसमें मुख्यतः किन बीमारियों की दवाएं शामिल है? तो इसमें मधुमेह, हृदय और लीवर की। अगला है नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों को वितरण कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वर्ष 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई? तो ये आई है 7.8%। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी की गई। मुसलमानों की हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 43.15%। किस शीर्षक से पेपर प्रकाशित किया गया? तो यह किया गया धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक कोर्स कमेटी विश्लेषण के द्वारा जो 1950 से 2015 तक है। जैन धर्मावलंबियों की हिस्सेदारी घटकर कितनी हो गई? तो ये हो गई 0.36%। अगला देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार किन देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई? तो ये म्यांमार, भारत और नेपाल में। सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो ये किए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। यह सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। यह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये 13,000 फीट पर देश की सबसे ऊंची है। 11वां भारत एवं नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? तो ये नीली अर्थव्यवस्था, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सौर एवं पवन परियोजनाओं, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों पर एवं अन्य मुद्दे पर किए गए। भारत संयुक्त अरब अमीरात की दूतावास संबंधित कार्य पर संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई नई दिल्ली। तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? तो श्रमिक वीजा, प्रवासी नागरिकता तथा प्रत्यर्पण सहित अन्य मुद्दों पर। किस राज्य में वेस्ट नाइल फीवर के लिए अलर्ट जारी किया गया? तो ये केरल में। वायरस जनित वेस्ट नाइल फीवर किसके काटने से ये फैलता है? तो ये कैलुकेसस मच्छर के काटने से। किसने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कैलेंडर चिप लॉन्च किया? तो ये माइंड्रे
माइंड ग्रेव टेक्नोलॉजी के द्वारा। कर्नाटक की कौन सी नदी जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है जो सूख गई? तो ये है लक्ष्मण तीर्थ नदी। इस नदी के सूखने का क्या कारण है? तो वर्षा की कमी और भीषण गर्मी। यह नदी कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो यह नदी कर्नाटक में कोडागु जिले में स्थित है। यह किस नदी में विलय होती है? तो यह कावेरी नदी में विलय होती है। अगला देखेंगे दोस्तों, वेदांता कंपनी। वेदांता कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादक कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये तीसरी बनी है। यह दुनिया की किस नंबर की एकीकृत जस्ता उत्पादक कंपनी है? तो यह दूसरी है। यह किन कारोबारों के लिए महत्वपूर्ण कंपनी है? तो ये जिंक, सीसा और चांदी के लिए। राजस्थान की कौन सी खादान दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खादान बन गई है? तो ये सिंदेश्वर खुर्द। हिंदुस्तान जिंक का मुख्यालय कहाँ है? ये उदयपुर। किस निकाय ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वालों के लिए आयु सीमा समाप्त कर दी है? तो ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास अधिकरण। पहले आयु सीमा कितनी थी? तो ये 65 वर्ष थे। विदेश मंत्रालय द्वारा किस राज्य के निवासियों के पासपोर्ट निरस्त किए गए? तो ये गोवा के। गोवा वासियों के पासपोर्ट के निरस्तीकरण का क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है पुर्तगाली नागरिकता के बाद आप अपने पासपोर्ट जमा करने का प्रयास करते समय महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना। नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यह किस प्रकार से प्रासंगिक नहीं है? तो यह भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न, गोवा वासियों का पुर्तगाली नागरिकता लेने से क्या लाभ होता है? तो यह लाभ होता है विदेशी रोजगार, शैक्षणिक अवसर और यूरोपीय संघ सहित कई देशों में वीजा मुक्त प्रवेश। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर किसके खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की? तो ये पतंजलि आयुर्वेद की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को चेतावनी दी? तो ये दी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया? तो ये 6वें। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? बेहतर कल के लिए आज सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। आपदा रोधी अवसंरचना संगठन कब बनाया गया? तो ये वर्ष 2019 में। अब पढ़ेंगे, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी पहली उड़ान परीक्षण DVOR का आयोजन किया? तो ये नोएडा। DVOR का पूरा नाम क्या है? ये है डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। नोएडा हवाई अड्डे ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किए वर्ल्ड ग्रुप। अगला देखेंगे, नोएडा हवाई अड्डा ने किसके लिए DVOR का परीक्षण किया? तो नेविगेशन सिस्टम के आकलन के लिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसंख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 144 करोड़। जनसंख्या के मामले में दूसरे पायदान पर कौन सा देश है? तो ये चीन।
चीन की जनसंख्या कितनी है? 142.5 करोड़। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? लगभग 121 करोड़। 144 करोड़ जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है? लगभग 24%। दोस्तों ये पढ़ रहे थे राष्ट्रीय। अब कुछ जानकारी लेंगे अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। किस देश के प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई? ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? यह है रॉबर्ट फिको। संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण, संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिक समाधान में योगदान देने वाले के लिए किस वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो 10 वर्ष के लिए होगी। अगला है, फ्रांस ने किस द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया? तो ये न्यू कैलेडोनिया के लिए। आपातकाल की घोषणा के पीछे क्या कारण है? यह चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन के लिए। अमेरिका विदेशी मंत्रालय ने किस देश को हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग नहीं देने वाले देशों की सूची में हटा दिया? तो ये क्यूबा। इस सूची में अमेरिका द्वारा किन देशों को रखा गया है? उत्तर कोरिया, सीरिया, ईरान और वेनेजुएला। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ ये शेयर करने ज़रूर। दोस्तों बता दें, अगर इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट में मैसेज करें। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वीडियो का PDF आपको कहाँ मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 5वें कार्यकाल में पहली विदेशी यात्रा पर किस देश गए? तो ये चीन गए। भारत और किस देश ने डिजिटल परिवर्तन समाधान, टेलीमेडिसिन, त्वरित भुगतान प्रणाली और पारंपरिक औषधि के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति व्यक्त की? तो ये जिम्बाब्वे। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कहाँ की गई? तो ये नई दिल्ली। किस संगठन के महासचिव गुलाम सरवर अपने 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? तो ये सार्क। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत और रूस के किस देश की मौजूदा स्थिति पर बातचीत के लिए बैठक की गई? तो ये अफगानिस्तान के लिए। यह बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। पेरिस में, नेक्स्ट है, पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की घोषणा किसने की? तो ये की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी घोषणा किस समिट के दौरान की गई? तो चूज फ्रांस समिति के। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? तो एमुनुएल मैक्रो। किस नोबेल विजेता लेखिका का निधन हो गया? तो ये एलिस मुनेरो। इनकी अधिकतर कहानियाँ किस पर आधारित थी? तो ग्रामीण परिवेश। अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाशिंगटन और USA में। सरकार ने फर्जी कॉल से नागरिकों को बचाने के लिए किस हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करने को कहा? तो ये 1930 1930 हेल्पलाइन नंबर। किस हेल्पलाइन नंबर और किन घटनाओं के लिए जारी किया गया? तो ये साइबर अपराध के कारण।
अमेरिका ने किस देश के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बैटरी, स्टील, सोलर सेल्स, एल्युमिनियम और चिकित्सीय उपकरण पर भारी शुल्क लगा दिया? तो ये चीन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रॉटरडैम, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, रॉटरडैम में भारतीय मंडप भारत की किस प्रगति को प्रदर्शित करेगा? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की। भारतीय मंडप की स्थापना किस मंत्रालय की गई? तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत की किन साप्ताहिक कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियाई पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को। किस बैठक में यह फैसला लिया गया? तो यह मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, उलानबाटर। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये तुलसीदास। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सहृदय लोकन के लेखक कौन है? आचार्य आनंद वर्धन। बिम्स्टेक की, अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह ईपीजी की तीसरी बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो ये ढाका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थाईलैंड। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई? तो ये मंगोलिया। यह बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो उलानबाटर। यह बैठक की भारत की ओर से यह अध्यक्षता किसने की? संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद, जो भारत के हैं। भारत और किस, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अफ्रीका पर दूसरा रणनीतिक संवाद आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका। यह संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो वाशिंगटन डीसी। हमारा अगला प्रश्न है, जापान और किस देश ने हाइपरसैनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो यूएसए। इस अनुबंध के तहत किस वर्ष तक इंटरसेप्टर विकसित करने की योजना है? तो ये वर्ष 2030 तक। हमारा अगला प्रश्न है, इस योजना का कुल परिव्यय कितना होगा? तो $3 अरब। जापान सरकार ने वर्ष 2024 के बजट इंटरसेप्टर के विकास हेतु कितने डॉलर शामिल किए? तो ये $480 मिलियन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। पांचवी बार, अगला प्रश्न है, पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो व्लादिमीर पुतिन। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? अगला प्रश्न है, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो जोस आउल मुलिनो। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन।
यह रिपोर्ट कहाँ लॉन्च की गई? ढाका, बांग्लादेश में। प्रवासियों द्वारा धन भेजने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत। वर्ष 2024 में प्रवासियों भारतीयों में कितने पैसे भारत भेजे? 111 अरब डॉलर से अधिक। यह रिपोर्ट कितने वर्ष के बाद जारी की जाती है? हर 2 वर्ष बाद। शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता देश 2 मैक्सिको, 3 चीन, चौथा फिलीपींस। दोस्तों मैं बता दूं मैं क्वेश्चन के साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी करवा रहा हूं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये लंबा वीडियो जाएगा, तो आप लोग टेंशन न लें, इसको आप पूरा देखें। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बेचे जाने वाले शिशु अनाज और दूध उत्पादों में नेस्ले द्वारा क्या मिलाए जाने के दावे किए गए हैं? चीनी और शहद। इसकी जांच किसने की? तो पब्लिक आई ने इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के सहयोग से। पब्लिक आई क्या है? तो पब्लिक आई एक स्विस जांच संस्था है। नेस्ले क्या है? नेस्ले एक स्विस बहुराष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रसंस्करण समूह निगम है। अगला प्रश्न है, एनसीपीसीआर ने किसे नेस्ले द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले शिशु खाद्य उत्पादों में चीनी की या मात्रा की गहन जांच करने के लिए समीक्षा की? तो ये की है हमारी FSSAI। अब अगला देखेंगे, स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा लगातार दूसरी बार किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया? ये है अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा, जो कतर में है। यह समारोह जर्मनी में कहाँ आयोजित हुआ? तो पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में फ्रैंकफर्ट। हाल ही में G7 में विदेश मंत्रियों में बैठक कहाँ हुई? ये कैप्री सिटी, इटली में। इस बैठक का आयोजन किस उद्देश्य से हुआ? तो मध्य पूर्व की स्थिति, यूक्रेन को समर्थन संबंधित विषय आदि में। G7 देशों का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इटली। G7 की अध्यक्षता करने वाले इटली के विदेश मंत्री का क्या नाम है? एंटोनिया ताजानी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन से संबंधित किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया? फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देना। फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का रूप सदस्य न होकर क्या है? तो यह एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य है। मतदान के दौरान कौन सी स्याही लगाई जाती है? मतदान के दौरान कौन सी स्याही लगाई जाती है? तो बैंगनी स्याही, इसे अमिट स्याही भी कहते हैं। यह कहाँ लगाई जाती है? तो ये बाई तर्जनी उंगली पर लगाई जाती है। अमिट स्याही में क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अमिट स्याही किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो CSIR द्वारा। किस संस्था ने इसका पेटेंट करा लिया? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC। अगला प्रश्न है, अजरबैजान द्वारा आर्मेनियाई अलगाववादियों के नियंत्रण वाले विवादित क्षेत्र पर
कब्जा करने के बाद कहाँ से रूसी शांति सैनिकों ने अपनी वापसी की? तो ये नारगोना काराबाख। नारगोनो काराबाख किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये काकेशस क्षेत्र में पहाड़ों से घिरा क्षेत्र है। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिकी कांग्रेस के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कितने भारतीय आधिकारिक रूप से अमेरिकी नागरिक बने? तो ये बने 65960, 65,960। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में भारत का स्थान है दूसरा। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में किस देश का पहला स्थान है? तो मैक्सिको। सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था को लागू करने वाला एशियाई का पहला देश कौन है? तो सिंगापुर। 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था कब से लागू होगी? 1 दिसंबर 2024 से। किसने दावा किया कि चीन के अधिकारियों ने 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को गिरफ्तार किया? तो गे मैकडॉगल, जो नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य। कितने वर्षों में चीन ने 10 लाख से अधिक उइगरों को गिरफ्तार किया? तो 5। किस देश द्वारा निर्वासन कानून पारित किया गया? तो ये ब्रिटेन। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिए, अब कुछ आर्थिक पढ़ेंगे और उसके बाद ये खेलकूद वाला पढ़ेंगे, बस उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति JTC का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में। समिति का कौन सा सत्र था? तो ये तीसरा था। दोनों पक्ष किन क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुआ? तो टेलीमेडिसिन और कैची हीरे और त्वरित भुगतान प्रणाली और पारंपरिक चिकित्सा आदि में। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में माल और सेवाओं का कुल निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 6.88%। अप्रैल 2024 में माल निर्यात में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.08%। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 1.32%। इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 25.8%। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 7.36%। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन निर्यात में कितनी वृद्धि हुई? 16.75%। अप्रैल 2024 में कुल आयात वृद्धि कितना होने का अनुमान है? तो ये है 12.78%। यह नवीनतम डेटा किसके द्वारा जारी किया गया? तो RBI द्वारा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में किस आंकड़े को पार किया? तो 1.4 लाख करोड़ रुपए। एक्सचेंजों पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बैंकों का कुल मुनाफा कितना प्रतिशत रहा? तो ये रहा 35%। आंकड़ों में कितने बैंकों को शामिल किया गया? तो 12 बैंकों को। सबसे अधिक योगदान किस बैंक का रहा? तो भारतीय स्टेट बैंक का रहा। कुल मुनाफे में SBI का योगदान कितना रहा? तो 40% रहा।
प्रतिशत में किस बैंक का शुद्ध लाभ सबसे अधिक रहा? तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 228%। वह बैंक जिसके लाभ में गिरावट दर्ज की गई तो पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के लाभ में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो 55%। दोस्तों अब कुछ विज्ञान के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद खेलकूद के बारे में, रक्षा के बारे में पढ़ लेंगे। चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की कौन योजना बना रहा है? तो नासा। अब बताइए दोस्तों, चंद्रमा पर रेलवे स्टेशन बनाने का, सिस्टम बनाने का योजना बना रहा है कौन? तो नासा। यह रेलवे स्टेशन किस प्रकार की ट्रेनों की योजना पर आधारित है? तो ये है रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एम्स नई दिल्ली ने किस देश की मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो ये यूके के साथ समझौता किया। यूके की इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। दोनों संस्थानों ने किन क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये चिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार। नवीनतम, अगला प्रश्न है हमारा, नवीनतम अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी देश की महिलाओं में कितने प्रकार के जीन पाए गए? तो ये 12 प्रकार के। सबसे आक्रामक स्तन कैंसर कौन सा माना जाता है? तो ट्रिपल निगेटिव स्तन कैंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ट्रिपल निगेटिव स्तन कैंसर कितने असामान्य जीनों में जुड़ा होता है? तो ये 6 जीनों में। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़े किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? तो ये गाया BH3। यह सूर्य से कितना भारी है? तो यह सूर्य से 33 गुना भारी है। ये नए आकाशगंगा में सबसे बड़े किस छिद्र की खोज किया गया है? यह सूर्य से 33 गुना बड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी नई प्रजाति ग्लाइपोटोथेरैक्स पुनबताई की खोज की गई? तो ये कैटफिश प्रजाति की। यह प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करेगा? तो ये USA। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पृथ्वी के बाहर संभावित युद्ध के लिए तैयार। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI क्या है? तो यह है भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता की एक माप। इसका मापन किस आधार पर किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा के स्तर को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। अब कुछ पर्यावरण के और रक्षा के बारे में पढ़ लेंगे। भारत सरकार ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $10 लाख की मानवीय सहायता दी? तो ये दी है केन्या को। केन्या में बाढ़ के कारण पीछे कौन सी मौसमी घटना जिम्मेदार है? तो ये अल नीनो। किस राष्ट्रीय उद्यान में 4 हिम तेंदुओं का पता लगाया गया? तो ये किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। वैश्विक हिम तेंदुआ के आवास स्थान में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 2%। भारत में हिम तेंदुओं का आवास स्थान कहाँ तक सीमित कर दिया गया है? तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। किस राज्य की सरकार ने जंगल में लगी आग को कम करने के लिए प्यूल लासो पैसो पाओ अभियान का शुभारंभ किया? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया। प्यूल क्या है? प्यूल जो चीड़ के पेड़ की पत्तियों से बने सामान है। अगला प्रश्न है,
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किसके साथ 20 साल का बिजली समझौता किया? तो श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने कितने पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे? तो 2। अब पढ़ेंगे दोस्तों कुछ रक्षा के बारे में पढ़ लेंगे। किस देश ने भारत के साथ हथियार विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वार्ता की है? तो ये श्रीलंका। रक्षा सचिव गिरिधर अरमानू ने मझगांव डॉक लिमिटेड की 250वीं वर्षगांठ में कहाँ मनाया गया? तो ये नई दिल्ली। MDL की 250वीं यानी कि 250वीं वर्षगांठ पर गिरिधर अरमानो ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये 250 रुपये का। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा का परीक्षण किया? तो ये आगरा। अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा का क्या नाम है? तब भीष्म क्यू। भीष्म क्यू किस पहल का हिस्सा है? तो ये भारत स्वस्थ पहल का। अगला प्रश्न है, भारत और किन देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो INS द्रोणाचार्य कोची में। इस कार्यशाला का कौन सा संस्करण था? तो दूसरा। इस कार्यशाला का मुख्य विषय क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र तथा क्षेत्रीय समुद्र रक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? तो एडमिरल निर्भय वापना ने। अगला प्रश्न है, किस जगह संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन किया गया? तो ये पंजाब में किया गया। संयुक्त रूप से इसका आयोजन किसने किया? तो भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने किया। सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन LWPO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। किसने आयोजन किया? तो AWPO। किस देश ने सेना प्रमुख फ्रांसिस ओगला की हेलीकॉप्टर दुर्घटना की मृत्यु हो गई? तो केन्या। अगला आप दोस्तों कुछ विविध पढ़ लेंगे। काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमन को मिस पिंक नेपाल चुना गया? तो अनमोल राय को। अनमोल राय किस देश में ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये थाईलैंड का। नेपाल समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण एशियाई का कौन सा देश है? तो ये है पहला। अगला प्रश्न, उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? तो हरिंदर सिक्का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को। वर्ष 2024 का थीम क्या है? डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में कब विलय किया गया? तो 16 मई 1975 में। किसे लार्सन एंड टूब्रो ने अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आर शंकर रमन ने। MBI जनरल इंश्योरेंस ने किसको संबंध समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो ये जया त्रिपाठी को। भारत में वॉलेट ऐप किसने लॉन्च की? तो गूगल ने। इसका क्या उपयोग है? तो यात्रा टिकट, उपहार कार्ड और इवेंट पास को एक ही स्थान पर सहेज करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में
निधन हो गया वो कौन थी? राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल। ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। क्या प्रतिशत करने के लिए डिजाइन किया गया? तो कौशल के उच्चतम मानकों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। किस क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें खिताब दिया गया? तो भारतीय सिनेमा और महिला अधिकारों के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला प्रश्न, द हिल्स ऑफ एचेटमेंट पुस्तक किसके जीवनी पर आधारित है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया चंद्रकांत सतीजा को। सतीजा को किस लिए पुरस्कृत किया गया? तो ये विदर्भ क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद प्रवेश सलाहकार। चंद्रकांत सतीजा किसके संस्थापक और सीईओ है? तो चंद्रा एडमिशन क्रॉसटेल्स। सतीजा को किसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जो अभिनेत्री है। पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई के सहारा स्टार होटल में। अगला प्रश्न, क्रिप्टो क्राइम इनसाइड इंडियाज बेस्ट क्राफ्ट सीक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिताली मुखर्जी। किस भारतीय कंपनी को प्रतिष्ठित PSU संपन्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत खत्री। किससे प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 से सम्मानित किया गया? तो अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को। इन्हें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कब दिया गया था? तो वर्ष 2012 में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई। वर्ष 2024 में इस दिवस का थीम क्या है? हमारे जीवन में प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। वर्ष 2024 में इसका विषय क्या है? जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है, किस आयुक्त मंत्रालय में किसे आयुष मंत्रालय में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सुबोध कुमार को। इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भीमेश्वर चल्ला। वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द पुरस्कार किसने जीता? तो ये मोहम्मद सलीम ने जीता। हमारा अगला प्रश्न है, किस तस्वीर के लिए मोहम्मद सलीम को पुरस्कृत किया गया? तो ये एक फिलिस्तीनी महिला अपनी भतीजी के शव को गले लगाती हुई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो सुरिंदर एस जोधिका जो JNU के प्रोफेसर है। एलिजाबेथ आदिसोसिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये विकास कुमार प्रेम जी जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। किस ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई? तो मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया। किसे जापान की इंजीनियरिंग
अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये कौशिक राजशेखर को किस योगदान के लिए सम्मानित किया गया? बिजली रूपांतर या ऊर्जा का उत्कृष्ट योगदान के लिए। द इंडियन विलेज रूरल लाइफ्स इन द 21वीं सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरिंदर एस जोधका। पुस्तक किसका मूल्यांकन प्रस्तुत करती है? तो गांवों का वस्तुपरक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पावुलुली सुब्बा राव को किसके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में। सुब्बा राव किसके संस्थापक है? तो अनंत टेक्नोलॉजीज के। यह पुरस्कार किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो यह किया गया एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए रिजवाना चौधरी वन्या को पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ये कला के लिए। रिजवाना किस देश की गायिका है? तो ये बांग्लादेश की है। रिजवाना किस नाम से संगीत स्कूल चलाती है? तो सुरेरर धारा ढाका में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इन्होंने कौन सा भजन गाया? वैष्णव जन तो। हमारा अगला प्रश्न है, एडवेंचर ऑफ ट्रेविंग मार्क ए मोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी इंद्रयुगन। द फॉल ऑफ काबुल पुस्तक की लेखिका कौन है? तो नायनीना बसु। हमारा अगला प्रश्न है, हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई गोवा जो राज्यपाल के हैं। अब दो प्रश्न हम देख लेंगे, एक खेल कूद से देख लेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल कहाँ खोला गया? तो ये भूटान में खोला गया, जो समुद्र तल से 2400 मीटर में है। ये जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड एक्वाटिक्स के द्वारा। दोस्तों हम बता दें, अगर इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं बता दूंगा कि इस वीडियो का आपको PDF कहाँ मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप ये बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा।